GTTIC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों के बारे में। तो गोलीय दर्पण के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। जो गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बात करते हैं इससे प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम देखते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। बनाने के, जो प्रतिबिंब बनेगा उसके क्या नियम, बनाने के नियम। इसके 3 नियम होते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था। तो नियम जो पहला है, नियम नंबर 1, इसमें जो गोलीय दर्पण होते हैं, दोनों गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। यहाँ से दोनों गोलीय दर्पण बना लेते हैं। उसके बाद इनका बताते हैं कैसे क्या होता है। एक ये बन गया, एक ये दोनों एक शीट में बना देते हैं। ये दोनों बन गया और इसको कर देते हैं बाहर की तरफ कलई, ऐसे कलई कर देते हैं और इसको अंदर की तरफ कलई कर देते हैं। जिसमें अंदर की तरफ कलई होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिसमें बाहर की तरफ होता है वो अवतल दर्पण। दबे हुए तल से जिसको परावर्तन कर हो वो अवतल दर्पण। अब यहाँ पर जो इसका मध्य बिंदु है दर्पण का, मध्य बिंदु इसको कहते हैं ध्रुव P। और ध्रुव बताया गया था, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसे आगे बढ़ा दिए इसको भी ऐसे आगे, दोनों को एक चीज में मिला दिया। अब इसका जो केंद्र होता है C, इसका भी केंद्र है C। केंद्र, दर्पण का केंद्र वक्र का केंद्र कहलाता है। फोकस दूरी मध्य बिंदु में होती है, बताया गया था पिछले वीडियो में। F बराबर R/, जो फोकस दूरी होती है वो वक्र का त्रिज्या आधी होती है। तो ये हो जाएगा F, यहाँ पर ये हो जाएगा बीच में फोकस हो जाएगा। तो ये 3 चीजें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, वक्र का केंद्र, फोकस और ध्रुव। ऐसे उत्तल में भी होता है, अवतल में। तो ये है अवतल है और ये है तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, 2 दर्पण होते हैं। अब इसमें जो पहला नियम ये कहता है, सभी नियम इकट्ठे समझ लेंगे। पहला, दूसरा एंड तीसरा, तीनों नियम एक साथ। पहला जो नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो है, ये हमारा जो ये है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, कि हमने बताया था वक्र का केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब नियम पहला कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात ये इसमें जो अवतल दर्पण होता है इसमें मुख्य फोकस से होकर जाती है और इसमें जो होता है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
अवतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और जो दूसरा नियम है इसका जस्ट अपोजिट है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें। इसमें तीर को अगर पलट दें, इधर से कर दें तीर को और इसमें तीर को इधर से कर दें, तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें यहाँ जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम कहता है तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली या जाने वाली, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र जो सी होता है ये वक्रता केंद्र है, तो इसमें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाते हैं। और इसमें जो होगा वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती। तो ये तीन नियम है। पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस की ओर आती हुई, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा नियम कहता है मुख्य फोकस से होकर आने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। और तीसरा कहता है प्रकाश यानी वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो अगर ये तीनों नियम पता है तो इन्हीं तीनों नियमों के द्वारा हम कोई भी किसी भी चाहे अवतल हो या उत्तल हो, इससे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं किसी भी वस्तु का। अब आगे बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनने के अगर तीनों नियम हो गए हैं तो प्रतिबिंब की जो स्थितियां होती हैं, अवतल दर्पण में जो होती है 6 स्थिति होती है और उत्तल दर्पण में जो होता है ये 2 स्थिति होती है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल में तो 5 स्थिति तक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो बस सीधा बनता है प्रतिबिंब। अब बात करते हैं दर्पण के सूत्र की। तो दर्पण का जो सूत्र है सभी लोग जानते हैं। दर्पण जो होता है उसका जो सूत्र निकाला जाता है उत्तल दर्पण से भी निकाल सकते हैं, अवतल दर्पण से। तो यहाँ जो दर्पण का जो सूत्र बनता है, दर्पण का सूत्र दर्पण का सूत्र बनता है ये 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। यहाँ f जो है, यहाँ f फोकस दूरी है, f फोकस दूरी है, u जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है, और v जो है v ये है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये 3 चीजें अगर आपको पता हो तो 2 चीजें पता हो तो हम तीसरा कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब जो है दर्पण से जो वस्तु की दूरी ली जाती है ये हमेशा बाईं तरफ ली जाती है
इसीलिए दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है ये हमेशा निगेटिव होती है, सदैव ऋणात्मक होगी दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी। जो फोकस दूरी होती है, ये फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी ये अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। और जो V है प्रतिबिंब की स्थिति है, वास्तविक के लिए जो प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए V ऋणात्मक होगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए V जो है ये धनात्मक होगा। ये कुछ बातें थी जो फोकस दूरी से संबंधित थी। अब बात करते हैं एक और फार्मूला जो है रेखीय आवर्धन की। तो कोई भी दर्पण होता है उसका जो रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई से निकाला जाता है। प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई ज्ञात हो तो रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं, या फिर एक और फार्मूला है जिससे रेखीय आवर्धन ज्ञात किया जा सकता है, वो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति से भी रेखीय आवर्धन ज्ञात कर सकते हो। तो जो रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन यम है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात, वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आई और बटे वस्तु की ऊंचाई। ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला है, यम बराबर आई बटे वो। और ये इससे भी निकाल सकते हैं एम बराबर आई बटे वो या वी बटे यू। अब ये जो होता है दर्पण के लिए है, जो दर्पण का उपयोग है, तीनों दर्पणों का जो उपयोग है वो देखते हो। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है ये दाढ़ी बनाने में और टेबल लाइन में किया जाता है। जो उत्तल दर्पण है इसका जो है वाहनों का साइड मिरर के रूप में या फिर सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। तो दर्पण में बस इतना ही था, दर्पण जो होता है चलिए इतना ही। और अब आगे जो बात करते हैं, दूसरा जो प्रकाश का जो गुण था, प्रकाश का दूसरा गुण है अपवर्तन। बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे दो माध्यम ले, यहाँ पर डिवाइडेशन मीडियम है, ऊपर ये और ये जो है ये अवलंब खींच दिया गया। ऊपर माध्यम फर्स्ट है, माध्यम फर्स्ट है, नीचे माध्यम सेकंड है। एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम क्या होता है? जहाँ पर पदार्थ के कण पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जहाँ पर पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। मान लिया एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर
झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो ऊपर वाला हम माध्यम मान लेते हैं विरल माध्यम, और इसको मान लेते हैं सघन। विरल का मतलब जिसमें प्रकाश, जो पदार्थ के कण हैं वह दूर दूर हो वो विरल, और जिसमें पदार्थ के कण पास पास हो सघन। अब ये हो गई आपतित किरण आने वाली। आपतित किरण ये जो है ये अविलंब है। अब यहाँ से जब विरल माध्यम में सघन माध्यम में आएगी तो ये अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। ये आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और अपवर्तन के पश्चात जो किरण जाती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आई आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको आर कहते हैं। नहीं, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण एक होता है आपतन कोण, दूसरा है अपवर्तन कोण। ये है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, और ये जो रेखा दी गई है दोनों माध्यमों का मिलान है। माध्यम को अलग करने वाला ये है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं वैसे इसके भी दो नियम हैं। नंबर एक नियम जो फर्स्ट नियम कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि प्रकाश के परावर्तन में था वो दोनों नियम सेम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये होता है 1n2 या 1μ2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, ये जो दूसरा नियम है, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का एक अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम। ये हो गए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। अब क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो उसमें कुछ चेंज होता है। तो जो चेंज होता है वो प्रकाश के केवल और केवल जो है वेग और तरंगदैर्घ्य चेंज होता है, जबकि प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो सेम रहती है। प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बात करते हैं, अगर आपतन कोण को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, आपतन कोण को हम धीरे धीरे अगर बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश की किरण
अपवर्तित होने के बजाय सीधे परावर्तित होने लगेगी। अपवर्तित होने के बजाय जब सीधे प्रकाश की किरण परावर्तित होने लगती है तो उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले तो क्रांतिक कोण होता है, अगर आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश की किरण इस माध्यम में न प्रवेश करके सीधे 90 अविलंब से सीधे 90 अंश से मुड़ जाएगी, तो उसको कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। ये पूरा यहाँ पर अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अपवर्तन कोण हो जाएगा, तो वो कहलाता है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण को जो सी से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है साइन सी बराबर पहले माध्यम विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अगर आप एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं, 1 साइन सी हो जाता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो एक क्रांतिक कोण क्या कहलाता है? वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं, साइन सी बराबर विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ से ये हो जाएगा 1n। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसके कुछ कंडीशन है, उस कंडीशनों को फॉलो करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तित ना हो करके माध्यम से पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें जो कोण होता है वह क्रांतिक कोण, जो आपतन कोण होता है वह क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो इसके कुछ कंडीशन है, जैसे पहला कंडीशन ये तो है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तब जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो जो ये अपवर्तन कोण है ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जैसे हमने बताया कि जो प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण वो अविलंब से दूर हटती जाती है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह दूर हो जाएगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो निकाला जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो निकालेंगे, इसके लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर जो निकलता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। जो निर्वात में प्रकाश की चाल हो, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इन दोनों के अनुपात से हम निकाल सकते हैं n बराबर v1 बटे v2। अगर हम इसको लेमडा के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो v बराबर जो होता है, v बराबर n लेमडा होता है। तो यहाँ से आवृत्ति बदलती नहीं, n आवृत्ति है और लेमडा जो है वो तरंगदैर्घ्य है, आवृत्ति नहीं बदलेगी, ये आवृत्ति है, ये दोनों में सेम रहेगा और खाली तरंगदैर्घ्य बदलेगा। तो यह हो जाएगा n लेमडा 1 बटे n लेमडा 2। n से n कट जाएगा तो नहीं लेमडा 1 बटे लेमडा 2। तो यहाँ से जो फार्मूला प्राप्त होगा n बराबर v1 बटे v2 बराबर लेमडा 1 बटे लेमडा
धातु। ये अगर तरंगदैर्घ्य दिया है तो भी ज्ञात कर सकते हो, वेग दिया है तो भी ज्ञात कर सकते हो। ये प्रकाश के अपवर्तनांक हो गए। अब ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, सभी लोग जानते हैं निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, बताया गया है कई बार। तो वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि इसके जो है चाल बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती। ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब जब प्रकाश का अपवर्तन जान गए तो हमें लेंस के बारे में और प्रिज्म के बारे में जानने में आसानी होगी। इंद्रधनुष कैसे बनता है इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है इसके बारे में देखो, जब बारिश इंद्रधनुष जब भी बनता है वो बारिश के बाद में बनता है। तो इसके लिए हमें पहले प्रिज्म को जानना पड़ेगा, तब हम इंद्रधनुष जान पाएंगे। प्रिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या कार्य है उसके। प्रिज्म, पहले बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक जो होता है कांच का एक त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है, जिसे कहते हैं प्रिज्म। एक त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है जो एक ठोस माध्यम से घिरा होता है, इसको कहते हैं प्रिज्म। अब प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा प्रिज्म बनाना पड़ेगा। यहाँ बना देते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बन गया। तो इसमें 3 कोण होते हैं। ये ऊपर जो होता है ये कोण ये होता है, पी क्यू आर से अगर दर्शा दे, पी क्यू आर, ये 3 कोण होते हैं। प्रिज्म को किसी भी दिशा से घुमाया जा सकता है। जो ऊपर शीर्ष का कोण होता है उसको कहते हैं प्रिज्म कोण। ये जो होता है ये कहलाता है प्रिज्म कोण। ये 60-60 अंश के भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखो जो आपतित किरण होती है, ये है आपतित किरण। आपतित किरण जो हो गई, और उसके बाद में ये प्रिज्म में रहेगी सीधे किरण, और फिर इधर से अपवर्तित हो जाएगी। आपतित किरण होते हैं और कुछ बीच में सीधे चलेगा, माध्यम है, और फिर यहाँ से कुछ कोण पर झुक जाएगा। अब यहाँ जो कोण अगर इस पे अविलंब खींच दें ऐसे, इस पे भी एक अविलंब खींच दें सीधे 90 अंश का कोण बनाता हुआ, तो यहाँ पर आपतन किरण और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको आप किरण कहेंगे, नहीं आपतन कोण कहेंगे। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको यहाँ पर जो ये कोण बनेगा वह अपवर्तन कोण होगा। और यहाँ पर कोण ई निर्गत किरण होता है। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें ऐसे और इसको पीछे बढ़ा दें तो यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे डेल्टा कहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म यानी विचलन कोण होता है। अब प्रिज्म जो होता है, अब इससे न्यूनतम विचलन जो होगा वो डेल्टा होता है। आपतन कोण आई होता है, निर्गमन कोण ई होता है, जो आपतन कोण के बराबर में होता है। आई बराबर ई होता है निर्गमन कोण। ये जो है वो प्रिज्म कोण है। तो यहाँ से जो सूत्र बनता है आपतन कोण के लिए, आई बराबर ई, ये सदैव रहेगा, यानी आई कोण ई कोण के बराबर होगा। जितना आपतन कोण होगा, आई ये है आपतन कोण,
और इधर ई जो है ये निर्गमन कोण है, निर्गमन कोण। आई बराबर ये होता है, तो आई बराबर जो निकाला जाता है डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 से, और जो ये है ये जहाँ ये क्या है, ये जो है ये है प्रिज्म कोण, बताया है ये अभी प्रिज्म कोण है। यहाँ का फार्मूला बनता है आई और आर के बीच में, और जो आर कोण यहाँ जो है आर बराबर जो ये जो आर कोण बनेगा वो ए बाई 2 होता है, आर बराबर ए बाई 2। अब यहाँ से प्रिज्म का जो अपवर्तनांक निकालेंगे, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। इससे हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। और जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम के लिए पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम बराबर होता है n माइनस 1 इंटू ये पतले प्रिज्म के लिए है, पतले प्रिज्म के लिए। अब प्रिज्म का काम क्या होता है, जब प्रिज्म है वो वर्ण विक्षेपण का काम करते हैं, यानी जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये प्रकाश को अपने अलग अलग अवयवी यानी घटक रंगों में विभक्त कर देती है, तो इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये 7 रंगों के यहाँ पर एक पट्टी बनती है, 7 रंग होते हैं, विबग्योर जिसे कहा जाता है, बैदानी नाला वी आई वी जी वाई ओ आर, ये 7 रंग होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग होते हैं। इसको कहते हैं बैदानी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इसके बारे में इंद्रधनुष पे चर्चा हम अगले दिन करेंगे। तो अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।